गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। नेक्स्ट है अपना टॉपिक छोटी आंत। हेडिंग डाल देना छोटी आंत, हेडिंग डाल दो फटाफट छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत की बात करें जो अमाशय से जुड़ती है, जो अमाशय का जो लास्ट का पार्ट है, जठरा निर्गम पार्ट जो मैंने बताया था, उससे जुड़ती है अपनी छोटी आंत जुड़ती है। तो छोटी आंत भी 3 भागों में डिवाइड होती है। छोटी आंत भी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला भाग हो गया ग्रहणी, पहला भाग हो गया, फटाफट मेरे साथ नोट करते जाना। पहला भाग हो गया अपना ग्रहणी, दूसरा भाग हो गया अग्र शुद्रांत, अग्र शुद्रांत्र, तीसरा भाग हो गया अपना शुद्धांत्र। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के भी, ग्रहणी हो गया, अग्र शुद्रांत और शुद्धांत हो गया। ठीक है, अब देखो जो ग्रहणी होती है, जो ग्रहणी होती है वह ग्रहणी का क्या काम है, इसके अंदर जो पाचन, जो भी पाचक रस है, जो एंजाइम्स होते हैं वह ग्रहणी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, भोजन में मिक्स होते हैं। यहाँ जब भोजन आता है तो ये भोजन में एंजाइमों को मिलाती है, उन पाचक रसों को मिलाती है। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या होता है, पाचक रस व एंजाइमों का मिश्रण होता है। ठीक है, ठीक है, फटाफट नोट करो। और इन दोनों पार्ट में क्या होता है, इन दोनों पार्ट के अंदर क्या होता है, जो पोषण होता है उस पोषण का अवशोषण होता है। पोषण का क्या होगा, अवशोषण होगा। अब यहाँ क्या होता है, जो पोषण अपने को, जो मेन जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के अंदर, वो यहाँ पे उसका अवशोषण होता है। यहाँ पे सारे पोषण तत्व ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं और ब्लड में घोले जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ रहेगा वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है वो देखो। पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, देखो पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। लार ग्रंथि हो गई, पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, लार ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि भी क्या है, पाचन ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि भी पाचन ग्रंथि है। जो इसकी संरचना कैसी होती है, पत्तीनुमा होती है। और तीसरी हो गई यकृत, जो अमाशय के पास में प्रेजेंट होती है। यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि बोली जाती है, जिसको जो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। तो ये सब क्या है, पाचन ग्रंथियां है। ये सब क्या है, पाचन ग्रंथियां है। और जो लार ग्रंथि होती है, जो लार ग्रंथि होती है वह कहाँ प्रेजेंट होती है, मुंह के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, मुंह के अंदर होती है। और दूसरी चीज ये कि जो लार ग्रंथि होती है वो थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है, थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की होती है। कहाँ प्रेजेंट होगी, मुख में होती है। लार से ही पता चल रहा है, लार कहाँ होती है, मुख में। और थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, फटाफट नोट करो। लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये 2 मिटा दूं। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं,
दूसरा कौन सा हो गया, टाइलिन हो गया। ठीक है, ये दो एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं नोट कर लिया ये। अब देखो, अग्नाशयी रस बनता है,
ग्लूकोगॉन बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोगॉन बनेगा। किसके अंदर? अग्नाशयी रस के अंदर। ठीक है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं डायबिटीज पेशेंट को, ताकि क्या हो, रक्त में अंदर शर्करा की मात्रा क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, यह डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और दूसरा, यह आंतों के अंदर क्या करता है, आंतों में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसके अंदर? छोटी आंत, बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम है? पहला क्या करेगा? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। दूसरी चीज ये क्या करेगा? आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक है, फटाफट नोट करो। अग्नाशयी ग्रंथि के अंदर एक और एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। एक और एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? एक और एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम भी होता है, ये नोट कर लिया। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो प्रोटीन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो प्रोटीन होता है उसको किस में चेंज करता है? पेप्टाइड में। किस में चेंज करता है? पेप्टाइड के अंदर प्रोटीन को बदल देता है, प्रोटीन को तोड़कर क्या बना देता है? पेप्टाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का ये काम है। इसको भी लिखना, कई बार इसके बारे में भी पूछ ले, इंसुलिन के बारे में तो पूछते ही है, ट्रिप्सिन के बारे में भी कई बार पूछ ले कि ट्रिप्सिन का क्या काम है। तो ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ के किस में चेंज करता है? पेप्टाइड में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? पेप्टाइड में। ठीक है, एक एंजाइम है लाइपेज, एक एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का क्या काम है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। फटाफट नोट करो। अग्नाशयी जो रस मैंने बताया था, ये तो हो गया, इंसुलिन की बात वगैरह हो गई। जो मैंने अग्नाशयी रस आपको बताया था, उसके अंदर अग्नाशयी रस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अग्नाशयी रस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अग्नाशयी रस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो होता है माल्टोज, दूसरा होता है सुक्रोज, और क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज। अग्नाशयी रस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? माल्टोज प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है और लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंसुलिन की बात कर ली। दूसरा मैंने बहिस्रावी ग्रंथि में बताया था, अग्नाशयी रस प्रेजेंट होता है। अग्नाशयी रस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे? एक तो माल्टोज रहेगा, दूसरा लैक्टोज रहेगा और तीसरा क्या रहेगा? सुक्रोज रहेगा। ठीक है,
और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, ग्लूकोज में, ग्लूकोज बनाने का काम क्या करते हैं, ग्लूकोज में चेंज होते हैं। ठीक है, जो अग्नाशय होती है वह एक मिश्रित ग्रंथि भी बोल सकते हैं उसको। अग्नाशय को अपन मिश्रित ग्रंथि भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि को अपन मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथियां भी प्रेजेंट होती है। अग्नाशय रस का स्राव होता है जो क्षारीय माध्यम में होता है। जो ये अग्नाशय रस होता है, जो मैंने बताया कि अग्नाशय रस होता है, वो किसके माध्यम में होता है, कौन सा मीडियम होता है, क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में होता है। किसमें होता है, क्षारीय माध्यम में। किसमें होता है, क्षारीय माध्यम में। ठीक है, किसमें होता है, क्षारीय माध्यम में। और ये जो एंजाइम मैंने बताए थे, ट्रिप्सिन है, इंसुलिन वगैरह है, वह सब किस माध्यम में काम करते हैं, किस मीडियम में काम करते हैं, तो वह क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। और क्षारीय माध्यम में काम करके किस किस का पाचन करते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना यकृत। नेक्स्ट हेडिंग डालना यकृत। यकृत, तो जो यकृत होता है, जो यकृत होता है वह अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यकृत को। जो यकृत होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये किसका निर्माण करती है, पीत का निर्माण करती है। यकृत के अंदर पीत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पीत रस का निर्माण होता है। यकृत के अंदर किसका निर्माण होगा, पीत रस का, पीत रस का निर्माण होता है। ठीक है, यह ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह किसका निर्माण करती है, पीत रस का। पित्ताशय पीत, जो पीत है, जो पीत रस होता है वह क्या करता है कि वसा का पाचन करने के लिए, वसा का पाचन करने के लिए पीत का क्या काम है, पीत रस का, पीत रस का क्या काम है, पीत रस का कार्य लिख लो कि जो पीत रस का निर्माण होता है इस यकृत ग्रंथि के अंदर है कि का पाचन करने वाले एंजाइमों के लिए वसा का पाचन करने वाले एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम तैयार करता है। क्या करता है, क्षारीय माध्यम तैयार करता है। क्षारीय माध्यम तैयार करता है। ये क्या करता है, वसा का पाचन करने के लिए एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, और यकृत दो भागों में होते हैं, मतलब दो पालियों में बटे होते हैं, दाई और बाई। यकृत भी दो पालियों में बटा होता है। यकृत किस पे बटा होता है, दो पालियों के अंदर बटा होता है।
2 पालियों में बटा होता है। अब हेडिंग डालना, थोड़ा बड़ी आंत के बारे में देखते हैं अपन। हेडिंग डालना बड़ी आंत, हेडिंग डालना बड़ी आंत, हेडिंग डालना बड़ी आंत। हेडिंग डालो फटाफट बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की बात करें, बड़ी आंत की बात करें वह 3 भागों में डिवाइड होती है। बड़ी आंत की बात करें तो वह 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला होता है अंधनाल, पहला होता है अंधनाल, दूसरा होता है बृहदात्र, दूसरा होता है बृहदात्र, तीसरा होता है मलाशय, तीसरा होता है मलाशय। तो जो बड़ी आंत होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला अंधनाल हो गया, दूसरा बृहदात्र हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, मलाशय हो गया। ठीक है, तो जो अंधनाल होता है वो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो अंधनाल होगा वह कितना लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर। और जो पचित भोजन है ये क्या करता है, जो पचित भोजन है, जो पचित भोजन है उसका किण्वन करता है। क्या करता है, उसका किण्वन करता है। कौन कौन, अंधनाल क्या करता है, पचित भोजन का किण्वन करता है। और जो बृहदात्र होता है वो 1.3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1.3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और जो मलाशय क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मलाशय के द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मलाशय द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे होता है अपना पाचन तंत्र क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना श्वसन, नेक्स्ट हेडिंग डालना श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन श्वसन क्या होता है, बहुत सारे जीवाणुओं द्वारा, जीवों द्वारा, मानव प्राणियों द्वारा जीवों का श्वास अंदर लेना बाहर निकालना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, O2 को अंदर खींचना या अंदर लेना व CO2 को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना क्या कहलाती है, श्वसन, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन। डेफिनेशन लिख लो इसकी। श्वसन 2 तरह का होता है। श्वसन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। पहला हो गया वायवीय, दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन। पहला कौन सा हो गया, वायवीय श्वसन, दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन होता है, जो वायवीय श्वसन होता है वह किसकी होता है, किसकी प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। लेकिन जो अवायवीय श्वसन होगा, 2 तरह के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। जो वायवीय श्वसन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा, लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंट में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन थोड़ा वायवीय श्वसन की, बात करते हैं अपन वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन की, वायवीय श्वसन की। तो जो वायवीय श्वसन होता है वह प्राणियों, पादपों, मनुष्य सभी में वायवीय श्वसन प्रेजेंट होता है। सभी में क्या होता है, वायवीय श्वसन प्रेजेंट होता है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। प्लस उसके साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, प्लस एटीपी के रूप में ऊर्जा भी निकलती है।
ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। तो जो वायवीय श्वसन है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है, जो किसमें चेंज होते हैं? जो CO2 प्लस H2O में होता है। जो विघटन किसमें होगा? CO2 प्लस H2 बनेगा, H2 बनेगा, H2 में होगा, प्लस इसके साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। एटीपी के रूप में जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है। एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी क्या होता है? ऊर्जा का एक जरिया है एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। जो अवायवीय श्वसन होता है, जो अवायवीय श्वसन होता है, उसमें जो ऑक्सीजन का विघटन होगा वह अपूर्ण होगा, पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है, अपूर्ण विघटन होता है। ठीक है। भोजन पदार्थों का जो विघटन होगा वह अपूर्ण होगा। जो भोजन पोषक तत्व है, जो भोजन का कार्बनिक पदार्थ, जो भी भोजन का पदार्थ है, जो भी भोज्य पदार्थ है, उनका क्या होगा? विघटन अपूर्ण होगा। ठीक है। इसमें ऊर्जा भी क्या होगी? कम निकलेगी। किसमें? अवायवीय श्वसन में। किसमें? अवायवीय श्वसन में विघटन कैसा होगा? अपूर्ण होगा। कैसा होगा? अपूर्ण होगा। ठीक है। प्लस जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है बहुत कम मात्रा में निकलेगी, बहुत कम मात्रा में। ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। किसमें? अवायवीय में। अवायवीय श्वसन किसमें देखने को मिलता है? अवायवीय श्वसन किसमें देखने को मिलता है? यीस्ट में। किसमें देखने को मिलता है? यीस्ट में देखने को मिलता है अवायवीय श्वसन। ठीक है। किसमें देखने को मिलता है? यीस्ट में। अब देखो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन बात करते हैं इन दोनों की, बात करते हैं इन दोनों की। तो देखना, जो ग्लूकोज होगा वो किसके प्रेजेंट में टूटेगा? ग्लाइकोलाइसिस। किसके प्रेजेंट में टूटेगा? ग्लाइकोलाइसिस। किसकी प्रेजेंट में टूटेगा? ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंट में टूटेगा। किसमें टूटेगा? पाइरुवेट। किसमें टूटेगा? पाइरुवेट में टूटेगा। किसमें टूटेगा? पाइरुवेट में। पाइरुवेट आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट का पाचन होगा। किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। CO2 की प्रेजेंट में होगा, सॉरी O2 की प्रेजेंट में होगा। O2 की प्रेजेंट में होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? CO2 प्लस H2O में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? CO2 प्लस H2O में। जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंट में पाइरुवेट में चेंज होता है। ये प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में। ये प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर ये प्रोसेस पूरी होती है। जो ग्लूकोज होता है वो किसके अंदर चेंज होता है? पाइरुवेट में चेंज होगा। पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में किसमें चेंज होगा? CO2 प्लस H2O में चेंज हो जाएगा। ठीक है। किसमें चेंज हो जाएगा? CO2 प्लस H2O में। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वह चेंज होगा पाइरुवेट में, वह चेंज होगा पाइरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में? ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंट में चेंज होगा। ठीक है। और यह ऑक्सीजन की प्रेजेंट में चेंज होगा। किसमें चेंज हो जाएगा? किसमें चेंज हो जाएगा? अल्कोहल प्लस CO2, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ATP के रूप में ऊर्जा निकलेगी, पर ऊर्जा इसमें कम मात्रा में निकलेगी। इसमें जो ऊर्जा निकलेगी वो ज्यादा मात्रा में निकलेगी। ठीक है। ज्यादा मात्रा में निकलेगी। फटाफट नोट करो।
ये तो था जीवों में। अब देखो पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन देखो, पौधों में श्वसन देखो, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन देखना। पौधों में श्वसन दो तरह से होता है, पौधों में जो श्वसन होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है, ऑक्सी और अनॉक्सी। जो पौधों में श्वसन होता है वो ऑक्सी और ऑक्सी और अनॉक्सी, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन। फटाफट नोट करते जाना मेरे साथ। पौधों में श्वसन की बात करें तो पौधों में जो श्वसन होगा वो दो तरह से होगा। फर्स्ट होगा ऑक्सी श्वसन, दूसरा होगा अनॉक्सी श्वसन। अपन बात करने वाले हैं ऑक्सी श्वसन के बारे में, तो हेडिंग डाल दो ऑक्सी श्वसन। क्या होता है ऑक्सी श्वसन, क्या होता है ऑक्सी श्वसन? तो ये देखना कि यह क्या होता है, वायु की प्रेजेंट में होता है। तो यह श्वसन, फटाफट नोट करते जाओ मेरे साथ, यह श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या हो गया, जो श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो पत्तों पे अपन देखते हैं कि छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के द्वारा क्या होगा कि ऑक्सीजन का अवशोषित हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी। किसके द्वारा, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। रंध्र के अंदर भी, रंध्र के अंदर भी किसके द्वारा, उपरंध्रीय गुहा द्वारा। किसके द्वारा, उपरंध्रीय गुहा द्वारा, ठीक है। तो जो वायु में प्रेजेंट ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, प्रेजेंट रंध्र में उपस्थित उपरंध्रीय गुहा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, उपरंध्रीय गुहा द्वारा होता है। जो रंध्र के अंदर प्रेजेंट होती है, जो मैंने कल भी बताया था कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र में उपस्थित छिद्रों के द्वारा होता है। तो वह किसके द्वारा होता है, रंध्र के अंदर उपस्थित उपरंध्रीय गुहा द्वारा होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है, ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, CO2 बाहर छोड़ दी जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया पौधों में क्या होती है, लगातार होती है। यह प्रोसेस पूरे दिन चलती है और कंटिन्यू लगातार होती रहती है, ठीक है, ठीक है। फटाफट नोट करो। इनमें जो होता है वो गैसीय विनिमय दो तरह से होता है। इनके अंदर गैसीय विनिमय होता है वो दो तरह से होता है। इनमें गैसीय विनिमय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। गैसीय विनिमय कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है। पहला होता है जो श्वसन कोशिका व अंतः कोशिकाओं में वायु श्वसन। किसके, श्वसन कोशिकाओं व श्वसन कोशिकाओं व अंतः कोशिकाओं के बीच, अंतः कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, ठीक है। गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। दूसरा क्या होता है, वायु। एक तो होता है श्वसनीय कोशिकाओं व अंतः कोशिकाओं के बीच, दूसरा क्या होता है कि वातावरणीय वायु व अंतः कोशिकाओं के बीच, वातावरणीय वायु व अंतः कोशिकाओं के बीच, ठीक है। दो तरह से ऑक्सीजन श्वसन विनिमय होता है। एक तो होता है श्वसन कोशिकाओं व अंतः कोशिकाओं के बीच, दूसरा होता है जो वातावरणीय वायु है वह और अंतः कोशिकाओं के बीच, ठीक है। फटाफट नोट करो ये चीज। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना जंतुओं में श्वसन। ये था पादपों में। नेक्स्ट हेडिंग डालना जंतुओं में श्वसन। नेक्स्ट हेडिंग डालना जंतुओं में श्वसन।
नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन कैसे होता है कि जो जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, जंतु क्या करते हैं, जंतु कोई भी जंतु हो सकता है, ठीक है। तो जंतु क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो स्थलीय प्राणी होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो स्थलीय प्राणी होगी वो तो इजीली वातावरण से ऑक्सीजन ले लेंगे, लेकिन जो जलीय प्राणी होते हैं वह जल में घुली ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो स्थलीय प्राणी, तो स्थलीय प्राणी क्या करेंगे, वातावरण से O2 ग्रहण करेंगे। और जो जलीय प्राणी होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं वह क्या करेंगे, जल में प्रेजेंट क्या करेंगे, जल में उपस्थित ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, जल में उपस्थित ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, जल में उपस्थित ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करो। जो मतलब कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रियाएं हैं। जो उपस्थित ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, जो वातावरण में रह रहे हैं तो वो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, पौधे रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग तरीके से जो है श्वसन होता है। श्वसन का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कुछ केचुआ हो गया, केचुआ नाम तो सबने सुना ही होगा, जीव भी शायद देख रखा हो। तो जो केचुआ होता है वह क्या करता है, किससे श्वसन करता है, त्वचा से श्वसन करता है। केचुआ में किससे श्वसन होता है, त्वचा से श्वसन होता है। वह अपनी स्किन के द्वारा गैसों को अब्जॉर्ब करता है, गैसों का अवशोषण करता है, ठीक है, ठीक है। और जो मछलियां होगी, जलीय जीव, जलीय प्राणी, तो मछली की बात करें तो मछली क्या करेगी, जल को लेगी, जल ग्रहण करेगी अपने अंदर और क्लोमों तक पहुंचाएगी, जल को क्लोमों तक पहुंचाएगी। फिर क्लोम द्वारा उन ऑक्सीजन को ग्रहण कर दिया जाता है और वापस जल को बाहर फेंक देगी। तो जलीय जीव कुछ ऐसे ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, ठीक है। जो कीट हो गए, तो कीटों में कैसे होता है, श्वास नली द्वारा होता है। कीटों में कैसे होता है, श्वास नली द्वारा होता है। कीटों में कैसे होगा, श्वास नली के द्वारा श्वसन होगा, श्वास नली द्वारा वह ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। और दूसरा देखो जो पक्षी है, कुत्ते हैं, मानव है, मनुष्य है। तो मनुष्य अपन क्या करते हैं, अपन किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं। तो अपना जो श्वसन होगा वो किसके द्वारा होगा, फेफड़ों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, फेफड़ों के द्वारा होगा। अपन जो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, अपना जो श्वसन की क्रिया चलेगी वो कहाँ चलेगी, फेफड़ों के अंदर चलेगी। तो अपन जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, कुत्ता हो गया, कोई भी पक्षी जानवर हो गया, मनुष्य ले लो, ये सब किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इन सब के अंदर फेफड़ों के अंदर होती है, फेफड़ों के अंदर होती है। तो ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन मानव में श्वसन, जो आराम से अपन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए, ताकि जुड़े रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि क्या नेक्स्ट क्लास के साथ मेरे साथ जुड़े रहो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान भी देना है, क्योंकि जुलाई पूरा जा रहा है, अगस्त आने वाला है, ठीक है। तो और बोर्ड भी है अब इस बार, तो पढ़ाई में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है कि यहाँ तक कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो कमेंट में मैसेज कर देना कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, अपन वापस रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक पता है ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा बहुत ही इजी टॉपिक था, तो इजीली शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव में श्वसन, अपन आराम से कल की क्लास में देखेंगे, आराम से थोड़ा टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने चैनल को लाइक कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।